अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मज़हर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से हो या राज्य सरकार की जानिब से किसी भी कानून को बनाया जाता है तो आवाम की फलाह बहबूदी के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए बनाया जाता है। इसी तरीके से कुछ दिनों से उत्तराखंड के बाद गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लाने की तजवीज़ चल रही है और उसके लिए एक 5 मेंबरान की समिति भी रचाई गई है। दोस्तों, उत्तराखंड में ये कानून जो है वो लागू कर दिया गया है, लेकिन इस कानून के फ़ायदे क्या हैं, इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा, ये कई सवाल जो है ये लोगों के मन में एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी समिति की तरफ से आम लोगों की राय लेने के लिए भी आह्वान किया गया है। इस बात पर गुजरात से भी करीबन 18 मेंबरान की टीम यूसीसी टीम को मिलने के लिए दिल्ली गई थी। उनमें मुस्लिम हित रक्षक समिति के जनाब वासिफ अहमद शेख साहब भी मौजूद थे। तो दोस्तों, आज हम वासिफ हुसैन शेख साहब से जानेंगे कि जाकर उन्होंने वहाँ पर अपने किन बातों को पेश किया और अपने विचार रखे। वासिफ भाई, आपका इस्तकबाल है। जी, बहुत शुक्रिया। हाँ वासिफ भाई, आपकी जो टीम वहाँ पर गई थी ये यूसीसी कानून की मुखालिफत के लिए गई थी? बिल्कुल। गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति जब से यूसीसी के बारे में गुजरात की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो कमेटी का गठन करने जा रहे हैं, पहले रोज़ से उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम उनसे मिलने जाएंगे तो हम उसकी मुखालफत दर्ज कराने ही जाएंगे। हम मुखालफत दर्ज कराने गए थे। बराबर। अच्छा, वहाँ पर आपने जो अपनी जानिब से जो मुद्दे पेश किए गए उनमें से खासकर क्या मुद्दे थे? 2 बेसिक चीज़ हम उनके सामने रखना चाहते थे। पहली चीज़ ये, हम उनको ये बताना चाहते थे कि एज ए मुस्लिम ये यूसीसी हमारे लिए कितना खतरनाक है। हमने उनको बताया कि यूसीसी जैसा कानून जो उत्तराखंड में लाया गया है, अगर उसी को हम ड्राफ्ट समझें, और हम यही समझ रहे हैं, हमें ये एहसास है कि उस कानून को लाने में जिनका हाथ था वो जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई साहिबा थी। उन्होंने वहाँ पर ड्राफ्ट तैयार किया है और गुजरात की हुकूमत ने उन्हीं को यहाँ काम सौंपा है। इसलिए ये एहसास है पूरी तमाम मुसलमानों का, तमाम दीनी मिली तंजीमों का, कि ये हो सकता है कि जो उत्तराखंड में जो है उसी का कॉपी पेस्ट हो। तो जो उत्तराखंड में वो आया है उसको सामने रख कर हम साफ वाज़ेह अंदाज में कह सकते हैं कि वो यूसीसी अगर गुजरात में नाफिज किया जाएगा और मुल्क के किसी और रियासत में नाफिज किया जाएगा तो उसका मतलब ये है कि मुसलमान अपने फैमिली लॉस पर जिसको कुरान ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको बयान कर दिया है, खोल खोल के बयान कर दिया है, उसको अमल करने से रोका जा रहा है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ हमने उनको ये भी बताया, ये बात हमने उनके सामने रखी कि ठीक है कि ये इसका जिक्र जो आपकी दलील है कि आर्टिकल 44 ने कहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ने, कि ये यूसीसी पूरे मुल्क के लिए आना चाहिए। तो हमने उनसे सवाल किया तो ये पूरे मुल्क के लिए आना चाहिए, तो उत्तराखंड के लिए अलग और गुजरात के लिए क्यों आ रहा है? और आखिरी बात ये कि यूसीसी जो उत्तराखंड में आया है उसको जब पढ़ने के बाद ये पता चाहिए, एहसास है कि ये हिंदुस्तान का जो आइन है, जो दस्तूर है, उसकी आर्टिकल 21, 25, 26, 27, 28, 29 इसकी धज्जियाँ उड़ा रहा है। तो ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरा रास्ता अपनाया जा रहा है। दस्तूर को बदल नहीं पा रहे हैं तो हम दस्तूर को कमज़ोर करते हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से बदल नहीं पा रहे, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट से। हम इलेक्शन जो हुआ 2024 का, उससे ये इलेक्शन किस तरह का इलेक्शन था? एक तरफ ये नारा था कि हम 400 पार करेंगे और जब 400 पार कर लेंगे तो हम मुल्क के दस्तूर को बदल देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, मीडिया में भी चला, सब जगह आया है ये ना। और दूसरी तरफ दूसरे लोग थे जो कह रहे थे हम संविधान बचाने निकले हैं। तो ये 400 पार हो नहीं पाया, संविधान बदल नहीं सके, तो अब ये दूसरे तरीके से संविधान को कमज़ोर करने की ये साजिश है, मेरा एहसास है। अच्छा, ख़ासकर एक बात और आपसे पूछूँ मैं कि जब आपकी वहाँ पर बातचीत हुई तो कहा जाता है कि ये जो कानून है ये लोगों के फ़ायदे के लिए है, मुस्लिम समाज को भी इसका फ़ायदा होगा। तो क्या सिर्फ ये मुस्लिम समाज को फ़ायदे के लिए ही सोचा जा रहा है? इस फ़ायदे से शेड्यूल ट्राइब को क्यों बाहर रखा गया है? तो क्या उससे फ़ायदा पहुंचाना सरकार नहीं चाहती? आपकी भी इस बात पर कुछ बातचीत हुई वहाँ पर? आप ये कह रहे हैं कि ये एहसास है कि मुस्लिम समाज के फ़ायदे के लिए आए। देखिए, ये अजीब
अजीब तरीके की सरकार अभी हमारे ऊपर मुसल्लत है पूरे मुल्क पे। पहले जो होता था 80s में 90s में कि लोग सड़कों पे आते थे अपने मुद्दों को लेकर कि भाई आप ये हमारा मुद्दा है और आप इस तरह का कानून बनाइए ताकि इससे हमारा विकास हो और हमारा फ़ायदा हो। ये कितनी अजीब बात है कि ये सरकार फार्म लॉ लेकर आती है और ये कहती है कि इससे खेडूतों का फ़ायदा होगा। और हमने देखा पूरे मुल्क के खेडूत ने जाके दिल्ली को जाम किया और 700 फार्मर्स का ऑन रिकॉर्ड है, बताया जाता है कि उन्होंने अपनी जानें गंवाई। यानी आप जिनके लिए ला रहे हैं कि आपके फ़ायदे के लिए वो उसका विरोध कर रहे हैं बिल्कुल, और फिर आप उसको पीछे लेते हैं। इसी तरह अगर ये मुसलमानों के फ़ायदे के लिए, भाई हम मुसलमानों ने आपसे मांगा नहीं, हमने कोई डिमांड नहीं की, हम ये कहते नहीं कि हमको कोई नया फैमिली लॉ चाहिए। आप हमारे फ़ायदे के लिए अलग ला रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हमारे फ़ायदे की चीज़ नहीं है, तो आप क्यों ज़बरदस्ती हम पे थोपना चाहते हैं? तो बराए मेहरबानी हमने ना कभी किसी मुसलमानों ने, मुस्लिम के तंजीमों ने ना कभी इस तरह का कोई डिमांड किया, ना आपके पास हमने ये बात उनके पास रखी कि भाई अब तक जिन फैमिली लॉज पर हर कम्युनिटी अमल कर रही है, आदिवासी अमल कर रहे हैं, मुसलमान अमल कर रहे हैं, सिख अमल कर रहे हैं, क्रिश्चियंस अमल कर रहे हैं, मुसलमान भी अमल कर रहे हैं, जैन भी अमल कर रहे हैं, हर कम्युनिटी अमल कर रही है। क्या आपके पास ऐसा कोई डाटा है कि उन फैमिली लॉज पे अमल करने से इन तबकात का नुकसान पहुँचा है? ऐसा कोई डाटा तो पेश कीजिए ना ऐसा कोई डाटा है, ना ये तबकात आपसे कोई ऐसा कोई डिमांड कर रहे हैं, तो फिर ज़बरदस्ती आप हमारा विकास क्यों करना चाहते हैं? हमको नहीं चाहिए आपका ऐसा विकास। एक तरफ तो अभी जैसे मोदी जी बात कर रहे हैं मुसलमानों के लिए कि मुसलमान जो है वो पंचर, अक्सर वो पंचर की बात करते हैं कि मुस्लिम जो है वो अक्सर पंचर बना रहे थे, तो दूसरी तरफ ऐसे कानून लाकर क्या साबित करना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुसलमान सिर्फ पंचर बनाते थे, तो फिर एक पंचर बनाने वाले आदमी को आपने भारत रत्न क्यों दिया? उसको आपने इस मुल्क का सदर जमहूरिया क्यों बनाया, प्रेसिडेंट क्यों बनाया? कितने ही प्रेसिडेंट मुसलमान हुए यहाँ पर, वो सब पंचर बनाने वाले थे, ऐसे लोगों को आपने बना दिया। कितने ही मुसलमानों को आपने वाइस प्रेसिडेंट बनाया। हम सब जानते हैं कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में भी और आज़ाद हो जाने के बाद इस मुल्क को बनाने में भी मुसलमानों का बड़ा योगदान है। कोई इसको कोई नहीं बोल नहीं सकता कि मुसलमानों ने कोई योगदान नहीं किया। पूरी फहरिस्त है कि मुसलमानों ने क्या क्या किया। इसी वजह से वो एक बड़ी बड़ी ओहदे पे पहुँचे, कभी राष्ट्रपति बने, कभी उपराष्ट्रपति बने, कई रियासतों के गवर्नर बने। यहाँ तक कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उस वक्त जो न्यूक्लियर पावर हिंदुस्तान बना था, तो उस न्यूक्लियर पावर बनाने में जिस शख्स का हाथ था वो एक मुसलमान ही तो था। तो ये तो असल में एक कम्युनिटी को डिग्रेड करने का, उनको बार बार एहसास कमतरी का एहसास दिलाने का एजेंडा है। लेकिन ये सब जानते हैं हम मुसलमानों को एहसास कमतरी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। हमने इस मुल्क को आज़ाद कराया, इस मुल्क को बनाया, इस मुल्क को अच्छा संविधान मिले, इसके लिए भी हमने जद्दोजहद की, सब कुछ हमने किया। तो आज अगर इस मुल्क में इस तरह के कानून आ रहे हैं तो फिर हम मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि हम आएँ, मैदान में आएँ, सड़कों पर आएँ और फिर इस मुल्क को दोबारा बचाने की कोशिश करें। अच्छा, फिलहाल आपकी कमेटी जो है वो दिल्ली जाकर आ गई, उसमें कई वकील हजरात भी थे, तो उनकी जानिब से भी कई दलाइल रखी गई होगी कमेटी की जानिब से। उन दलाइलों में अहम दलाइल कौन सी थी खास? सबसे अहम दलील तो ये था, हमने इस पूरी कमेटी को हमने समझाने की कोशिश की। हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हमारे साथ गए थे, मैं नाम भी देता हूँ उनका, तो एडवोकेट ताहिर हकीम साहब थे, प्रोफेसर आकिल अली सैयद साहब थे, एडवोकेट खालिद शेख, एडवोकेट गुलाब खान साहब और एडवोकेट इकबाल शेख साहब। ये लीगल एक्सपर्ट हैं गुजरात, ये लोग हमारे साथ गए थे। इन्होंने सबसे पहले उनको ये समझाने की कोशिश की कि यूनिफॉर्मिटी क्या होती है और अगर यूनिफॉर्मिटी हर जगह आ जाएगी तो उसका क्या नुकसान होगा, ये भी समझा रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो दलील है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाली, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो बात कही गई है कि ये यूसीसी आएगा उस वक्त आएगा कि जब ऐसा माहौल बन जाएगा, और ये जब भी आएगा पूरे देश के लिए आएगा। इसलिए हमारे लीगल एक्सपर्ट्स ने उनको ये कहा कि पूरे देश के लिए लाने के लिए बात कही है संविधान ने। तो ये राज्य की सरकारों को हक कैसे मिल जाता है कि उत्तराखंड अलग लेकर आए, गुजरात अलग लेकर आए। और अच्छा, हम जब ये बात कर रहे थे उनसे कि हमें ऐसा लगता है कि कॉपी पेस्ट होगा, वो कह रहे थे कॉपी पेस्ट नहीं होगा, हम एक अलग ड्राफ्ट लेकर आएंगे। जब आप अलग ड्राफ्ट लेकर आ रहे हैं तब भी कि यूसीसी कैसे हुआ कि उत्तराखंड के लिए अलग और गुजरात के लिए अलग? बिल्कुल, ये भी बात हमने की। तो फिर यूसीसी हुआ कैसे? एक और बात उनके सामने रखी कि ये जब आपने जिस तरह उत्तराखंड में
शेड्यूल ट्राइब्स को अलग कर दिया, तो ये सबके लिए नहीं हुआ। इसी तरह यहाँ पर भी आप अलग कर रहे हैं, तो ये सबके लिए नहीं हुआ। तो ये यूसीसी के ये भी उनको सब बात उनके सामने रखी। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे लीगल एक्सपर्ट्स ने उनके सामने ये बात रखी कि किस तरह ये जो हमारे दस्तूर ने लोगों को, इस मुल्क के हर नागरिक को उसके मजहब पे अमल करने की आज़ादी जो देता है, बल्कि उससे पहले आर्टिकल 21 में ये आज़ादी देता है कि आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आप कोई चीज़ चॉइस कर सकें। फ्रीडम ऑफ चॉइस के बाद अब जब आर्टिकल 25 आपको मजहब पे अमल करने का नहीं, मैं अपने फ्रीडम से मैं हिंदू हूँ, या अपने फ्रीडम से मैं मुसलमान हूँ, या अपनी फ्रीडम से अपने चॉइस से मैं सिख हूँ, तो ये फ्रीडम ऑफ चॉइस के का उल्लंघन था। ये मजहब पे अमल करने की आज़ादी का उल्लंघन कर रहा है। यहाँ तक कि जो कल्चरल चीज़ों हैं कि मुसलमान अपने कल्चर पे अमल कर सकता है, हर नागरिक अपने कल्चर पे अमल कर सकता है, आर्टिकल 29 इसकी आज़ादी देता है। तो ये उस आर्टिकल का भी उल्लंघन है। तो बात ये है कि ये इन तमाम आर्टिकल्स का उल्लंघन कर रहा है, तब ये संवैधानिक कैसे होगा, ये कोर्ट ऑफ लॉ में टिकेगा कैसे? ये तमाम बातें हमारे लीगल एक्सपर्ट ने की। हमारे साथ दीनी मिल्ली इदारों के जो जिम्मेदार गए थे, जमात इस्लामी के जिम्मेदार गए थे, जमीयत उलमा के जिम्मेदार गए थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी, उन्होंने सरई पहलू को उजागर किया। अच्छा, सबसे अच्छी बात इसमें यह है, यानी अजीब बात है कि कमेटी ये कह रही थी हमसे कि ये यूसीसी हम ला रहे हैं हमारी बहनों के लिए। अच्छा, हाँ, ये यानी मुसलमानों की, मुस्लिम औरतों का फायदा, मुस्लिम औरतों का फायदा, बहनों का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया। हम बहनों के लिए लाए, हमारे साथ बहनें भी गई थी। अच्छा, ऐसा तो नहीं खाली मर्द गए थे, हमारे साथ बहनें भी गई थी। तो उन्होंने कहा कि हम हमारी बहनों और बच्चों की रक्षा के लिए, उनके हुकूक की पामाली होती है, उस हुकूक देने के लिए हम यूसीसी ला। फिर आप देखिए हमारी बहनों ने उनके सामने बात रखी। अच्छा। भाई जो आप आपको हुकूक देने चाहते हैं अपने पास रखिए, हमारे पास जो हुकूक हमारे मजहब ने दिया है, हमारे दीन ने दिया, हमारे खुदा ने दिया, हमारे रसूल ने दिया, वो इनफ है हमारे लिए, उससे ज़्यादा हमको कोई हुकूक आपका चाहिए ही नहीं। तो यानी जिसके लिए आप कह रहे हैं कि हम आपके लिए लाए, बहनों को देख के आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो वो कह रहा है, वो बहनें कह रही कि हमको हमारे हुकूक मिले हुए हैं भाई, हमारा मजहब, हमारा दीन, हमारा खुदा, हमारा रसूल, हमारा कुरान, तमाम हुकूक हमें दे रहा है, हमारा समाज हमको हुकूक दे रहा है। हमारा समाज इतना मजबूत है, इस वजह से तो हमारे समाज में विधवा आश्रम नहीं है। बिल्कुल, हमारा समाज मजबूत है, इसी वजह से तो हमारे समाज में मुसलमान वृद्ध आश्रम भी नहीं है। ये नहीं है, इसका मतलब क्या है? मतलब हमको हुकूक मिल रहा है, अगर हुकूक नहीं मिल रहा होता तो फिर हमको विधवा आश्रम की जरूरत होती, हमें वृद्ध आश्रम की जरूरत होती। तो वही मैं दोबारा कहता हूँ कि आप जिनके लिए ला रहे कह रहे हैं कि इनके लिए, वो भी कह रहे हैं कि हमको हमारे हुकूक है हमारे पास, आप रहने दीजिए। यानी कि औरतों की फिक्र ज़्यादा कर रहे हैं, एक जी, वो तो हमेशा ऐसे होता है ना, ट्रिपल तलाक हम लेकर आए, इसमें औरतों का फ़ायदा है, यूसीसी का हम लेकर आ रहे हैं, इसमें औरतों का फ़ायदा, हमारा वक्फ भी हम लेकर आ रहे थे, इसमें औरतों का फ़ायदा है। हर जगह आप औरतों का फ़ायदा है, वो औरतें ही आपसे कह रही हैं। वक्फ के खिलाफ औरतें सड़कों पर उतरी, आपके वक्फ बिल के खिलाफ औरतें सड़कों पर उतरी हैं, वो कह रही भाई जो पहले बिल था वही बराबर था, आप हमारी वक्फ जो है वो हमारी इबादत करने का एक तरीका है, आप उसमें मुदाखलत मत कीजिए। असल ये मसला है ना वक्फ के साथ भी, वक्फ असल में सिर्फ ज़मीन का मसला नहीं है, वक्फ का जो पूरा सिस्टम है वो एक इबादत का तरीका है कि हम अल्लाह की राह में अपनी कुछ चीज़ें खर्च करते हैं, आप उसमें बांध बांधना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ठीक है आप खर्च करते हैं तो आपके साथ यही लोग भी शामिल होंगे। जिनका मुद्दा ही नहीं है वो उस चीज़ को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? ये तो औरतें हैं ना, हम सब देख रहे हैं, औरतें आगे आगे, यूसीसी के लिए भी औरतें आगे आगे। जब औरतें ही कह रही हैं भाई हमारा कानून हमारे लिए इनफ है, हमारा समाज हमारे लिए इनफ है, फिर आप उनका क्यों विकास करना चाहते हैं या फिर क्यों हुकूक नया सा देना चाहते हैं? अच्छा, शरीयत के एतबार से अगर हम बात करें तो यूसीसी कानून का जो उत्तराखंड का ड्राफ्ट है उसके मामले से लेकर गुजरात का जो ड्राफ्ट बनाया जाए इसी तौर पर, तो उसमें शरीयत में क्या मुदाखले है? देखिए, असल मसला फैमिली लॉस का है। अच्छा, और कुरान मजीद को जब हम पढ़ते हैं, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, मैं कोई सर्टिफाइड आलिम तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी हर मुसलमान कुरान को पढ़ता है और हर मुसलमान ये कोशिश करता है कि वो कुरान को समझ के पढ़े। जब वो कुरान को समझ के पढ़ेगा तभी अमल कर पाएगा ना। बिल्कुल। तो मुसलमानों की फ़िक्र होती है। तो जितना मैंने कुरान को पढ़ा है, मैंने ये पाया है कुरान में कि जो मामलात होते हैं, सोसाइटी के मामलात, उसको कुरान खुद बयान करता है, मतलब अल्लाह ताला खुद बयान करता है। मिसाल के तौर पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपके कैसे होने चाहिए, उसको अल्लाह ताला ने खुद बयान किया कुरान में। और उसके सामने आप देखें कि नमाज की फ़र्जियत का हुक्म है कुरान में, लेकिन वो किस तरह पढ़ी जाएगी तो आपको हदीसें तलाश करनी है। बिल्कुल। रोज़ा है,
उसको वो किस तरह रखा जाएगा, कैसे टूट जाता है, उसके लिए हदीसें तलाश करनी पड़ती। लेकिन जो कुरान ने फैमिली लॉज बयान किए, जैसे निकाह कहाँ कहाँ होगा, किस तरह होगा, तलाक मर्द का हक है तो किस तरह देगा, खुला औरत का हक है तो किस तरह लेगी, विरासत की तकसीम ये अहम मसला है तो किस तरह होगा, फिर गोद लेना कभी कभी मसला बनता है वो किस तरह होगा, तमाम चीज़ें कुरान ने खोल के बयान की है। तो चीज़ों को खोल के बयान किया है। तो आप कुरान को पढ़ेंगे ना, ख़ास तौर पे सूरह निसा को, मैं आयतें कोट कर देता हूँ आसानी के लिए। सूरह निसा की आयत नंबर 24, जहाँ पर अल्लाह ताला ने बताया है कि ये हुर्मत वाली औरतें, यानी हराम, मतलब इनसे तुम्हारा निकाह जायज़ नहीं है। आप कुरान के एक स्टाइल है, इसका मतलब ये कि वो ये हराम है, फिर बाकी दुनिया में जो कुछ है तुम उससे फ़ायदा उठाओ, ये स्टाइल है। खाने पीने के मामले में अल्लाह ताला ने इस तरह किया। तो वहाँ पर सूरह निसा की आयत नंबर 24 में जहाँ पर बताया गया कि ये इन औरतों से तुम्हारे निकाह जायज़ नहीं है, तो वहाँ अल्लाह ताला ये कह रहा है कि ये अल्लाह का कानून है, इस पर अमल करना तुम पे फ़र्ज़ है। अब बताइए, अगर उस कानून को छोड़कर, ये फैमिली लो है ना, इसको खोल के बैठ, इस कानून को छोड़कर निकाह का जो तरीका आप लाना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि ठीक है आप इनसे निकाह कर सकते हैं, तो हम इनसे करने नहीं देंगे आपको, तब तो आप हमको अल्लाह के कानून पर अमल नहीं करने देंगे। जब मुसलमान अल्लाह के कानून पर अमल नहीं करेगा तो सिर्फ वो लीगली टेक्निकल मुसलमान रह जाएगा ना, मुसलमान उस कानून पर अमल नहीं कर पाएगा तो उसकी आखिरत ख़राब होगी। इसी तरह आप देखिए, जहाँ पर तलाक़ का कानून बयान किया गया सूरह बकरा की आयत नंबर 229, लोग उसको पढ़ें। ये कहा गया कि अल्लाह की हदें हैं, जो इस हद को फलांगेगा, जो इस हद को अमल नहीं करेगा वो जालिम है। अब जालिम कहाँ जाएगा? अब मुसलमान पूरी ज़िंदगी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, वक्फ ये सब करता है और उससे उम्मीद ये है कि मुझे इससे फ़लाह मिल जाएगी, तो क्या उसको फ़लाह मिलेगी? तो ये शरीयत का जो कानून निकाह का, उससे हमको रोक दिया जाएगा। तलाक़ का जो कानून है निकाह का, उससे हमें रोक दिया जाएगा। फिर खुला का जो कानून है निकाह का, उससे रोक दिया जाएगा। यहाँ तक कि विरासत का जो कानून जहाँ पर बयान किया गया सूरह निसा की आयत नंबर 14 में, विरासत का, उसके एंड में ये बयान किया गया है कि अगर तुम इस पर अमल नहीं करोगे तुमको आग में डाल दिया जाएगा। तो ये तो मुसलमानों की दुनिया का मामला नहीं, खाली मुसलमानों की आखिरत का ये मामला है। नहीं, मुसलमान इन शरई कानून पे अमल नहीं कर पाएगा तो उसकी आखिरत। तो ये बात भी उनके सामने रखी गई कि भाई ये जो पूरा मुल्क है ना, ये मुल्क असल में इसको कहा जाता है कृषि प्रधान देश है, ठीक कहा जाता है, लेकिन असल इसकी पहचान ये है कि ये मुल्क जो है धर्म प्रधान देश है। यहाँ पर दुनिया भर में जितने मज़ाहिब पाए जाते हैं, जो कुछ भी हो, वो सारे मज़ाहिब के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं, है ना। तो हर मज़ाहिब, और जो मैं मज़हब यानी मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम पे अमल करना चाहता हूँ, तो एट लास्ट में चाहता क्या, मैं चाहता हूँ मुझे फ़लाह हासिल हो, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है। आप हिंदू हैं, आप हिंदुज़म पे अमल क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको मोक्ष मिल जाए। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? अमल करने से मिलेगा। फ़लाह कैसे हासिल होगी? अमल करने से। तो यूसीसी जो है मुसलमानों की फ़लाह हासिल करने की प्रोसेस में भी रोड़ा बना, यानी मुसलमानों की जो फ़लाह दीनी मामलात में है, उससे रोका जा रहा है। रुक जाएगा मुसलमान, रोका तो जा रहा है, और अगर मुसलमान उस पर अमल करने लगेगा तो मुसलमानों की आखिरत बर्बाद होगी। बिल्कुल होगी। जब वो निकाह उस तरीके से नहीं करेगा, तलाक उस तरीके से नहीं देगा, खुला उस तरीके से नहीं होगा, विरासत की तकसीम उस तरीके से नहीं होगी, गोद लेने का सिस्टम उस तरीके से नहीं होगा, तो उनकी आखिरत बर्बाद होगी। अच्छा, जब ये बातें आपने वहाँ पर रखी तो कमेटी के सामने, तो उनका रद्द-ए-अमल क्या था? नहीं, उनका रद्द-ए-अमल ये था, वो हमको ये कह रहे थे, उन्होंने कहा है कि हम जो सदियों से जो परंपराएं चले आ रही हैं उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, ये उन्होंने हमको कहा। लेकिन जाहिर सी बात ये उन्होंने कहा, हम क्या एक बात कह रहे थे, वो दूसरी बात कह रहे थे। अच्छा, तो अगर वो हमारी परंपराओं में मुदाखलत नहीं करना चाहते तो उत्तराखंड में वो सब क्यों है? बराबर, वहाँ पर भी तो मुसलमान है। बिल्कुल, ऐसा तो नहीं, कम मुसलमान हैं, कम लोग मुसलमान, या थोड़ी ज़्यादा मुसलमान, इसलिए ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा मैदान में आए हुए हैं, लेकिन वहाँ भी तो मुसलमान हैं। तो ये सारी उन्होंने ये कहा हमसे कि हम किसी परंपरा पर रोक लगाने वाली, जो सदियों से परंपराएं चली आ रही हैं, जैसे यूसीसी जब से उत्तराखंड में आए, ये बात है कि हम कजिन मैरिज नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं होगा, ये परंपरा है तो हम इसको रोकेंगे नहीं। तो फिर क्या होगा यूसीसी में देखना पड़ेगा, वो ड्राफ्ट आ जाए उसके बाद फिर। अच्छा, जिस तरीके से कुछ बातें वक़्फ़ के तहत थी,
उनमें से कुछ 14 बातों को रख के उसके बाद वक़्फ़ कानून को पास किया गया है। ऐसी कुछ बातें आपकी जानिब से भी वहाँ पर लिख के रख के दी गई है कि इन बातों से हमें ऐतराज़ है? नहीं, वक़्फ़ का तो जो पूरी कमेटी वो अलग थी। तो अभी जो कमेटी तो यूसीसी की थी, यहाँ पर हम वक़्फ़ की बात नहीं कर रहे थे। हाँ, वक़्फ़ का जब मसला चल रहा था तब भी बहुत सारे सब लोग एक्टिव थे, तो जेपीसी से मुलाकात हुई थी। उस वक्त हमने भी जेपीसी के सामने अपनी बात रखी थी। ये अहमदाबाद में जब जेपीसी आई थी तो हमारा पूरा ग्रुप, आज जो लोग हैं हमारे साथ वही लोग थे, कुछ और भी लोग थे उसमें, उस वक्त सब लोग गए तो उन्होंने उनको कहा था वक़्फ़ की क्या शरई हैसियत है वो बयान की गई थी, वक़्फ़ की क्या कानूनी हैसियत है वो बयान की गई थी। वक़्फ़ में भी तो ये मसला है कि आप हमें हमारे मजहबी रसूम में मजहबी रसूमात पर जो अमल करने की आज़ादी आर्टिकल 26 देता है, इदारे बनाने की आज़ादी जो आर्टिकल 26 देता है, और फिर अपने मजहब के मुताबिक चलाने की आज़ादी देता है, उसमें रुकावट खड़ा कर रहा है। मजहब पे अमल करने की आज़ादी रुकावट खड़ा कर रहा है, और जो मजहबी इदारों को चलाने की आज़ादी जो दी गई है दस्तूर ने, उसमें रुकावट खड़ा कर रहा है। तो फ़िलहाल आपकी जानिब से कुछ ऐसे मुद्दे जो थे वो लिख कर वहाँ पर दिए गए हैं? यूसीसी के ताल्लुक से दिए गए, यूसीसी के ताल्लुक से दिए गए। वक़्फ़ का जब इशू था तो जेपीसी का हमने वक़्फ़ के बारे में वो बात हमने रखी है, बराबर रखी है। अच्छा। वक़्फ़ के ताल्लुक से भी आपको पता होगा तमाम बड़ी दीनी मिली तंजीमें, चाहे वो जमीयत उलमा हो, चाहे जमात इस्लामी हो, वो सब सुप्रीम कोर्ट में गए, है ना, सब अपने अपने आइडेंटिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट में गए। आज ही दोपहर में 2 बजे उसकी सुनवाई होनी है कि उसको जो पिटीशन फाइल की गई है उसका क्या होगा। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि वो पिटीशन उसको कबूल की जाए, और उसको जो 3 जजों की बेंच उसको सुन रहे, जस्टिस करना, उसको उसकी सदारत करने वाले वो लोग उसको सुने, अच्छे से सुने, और उन तमाम कानूनी और सारी चीज़ों पे वो लोग जो मुसलमानों के इशूज़ हैं, हम ये भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला कि वो उसको सुने, अच्छे से सुने, और उनके दिल नर्म हो कि वो सही फैसला कर सकें। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये पूछूं कि आपकी जो कमेटी गई थी वहाँ पर, उसका निचोड़ वहाँ पर आपको क्या लगा, किस तरीके से वो आगे पेश आएंगे? देखिए, हम जो लोग यहाँ से गए थे, हाँ, अपना सब कुछ लगा के गए थे, और हम वहाँ पर अपनी हुज्जत तमाम करने गए थे। हम उनके सामने बयान करने गए थे गुजरात के मुसलमानों की तरफ से कि ये हमें हमारी जो शरीयत है वो कितनी अजीज़ है, हमें अपने खुदा और रसूल की तालीमात पे अमल करते आए, अमल करना चाहते और करेंगे भी। यानी ऐसा तो होगा नहीं ना, मुसलमान इतना कमज़ोर नहीं है कि वो कुछ और अमल करना शुरू कर देगा, वो उसी अपनी शरीयत पे अमल करेंगे। तो हमने दो टूक अंदाज में उनके सामने बात रखी कि हमारी शरीयत है, इस शरीयत के ज़रिए अपनी फलाह हासिल करना चाहते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी है, इसने जो हुकूक दी हमारे ख़वातीन की वो काफ़ी है, हमें कोई नया हुकूक नहीं चाहिए। तमाम बातें उनके सामने खोल के बयान की गई, और तमाम जो दस्तूरी बातें भी उनके सामने खोल के बयान की गई, जो कुछ हम बयान कर सकते हैं। तो आखिर में जो रंजना प्रकाश देसाई साहिबा हैं, उनको एक एडवाइज़र दिया गया है, शत्रुघ्न सिन्हा उनका नाम है, उन्होंने ये बात का एतराफ़ किया कि ये जो लोग आप लोग आए हैं, हमने उत्तराखंड में भी लोगों से मुलाकात की और पूरे गुजरात में लोगों से मुलाकात की। इस तरह का ग्रुप पहली बार आया है। अच्छा, जो बेटोक अंदाज में, एकदम खुले अंदाज में अपनी तमाम बातें रख रहा है। हमें आपकी बातें अच्छी लगी, हमने इसको नोट डाउन किया है, और हम देखेंगे कि हम इन बातों को कितना इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अब अल्लाह की जात से उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम जो कुछ कर सकते थे, हम QR कोड की मुहिम चला सकते थे, मुहिम चलाए। अल्हम्दुलिल्लाह उस QR कोड की मुहिम में जो हमने QR कोड लॉन्च किया था, 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस पर अपना मुखालफत दर्ज किया। हमारे कुछ दोस्तों ने QR कोड को लॉन्च किया था, उसकी भी जो डेटा आया है उसका भी डेटा बताता है कि 3 से 3.5 लाख लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। यानी तकरीबन 20% आबादी मुसलमानों की, बराबर 20% आबादी ने इसकी मुखालफत की है, बराबर। ये हमने किया, दूसरे लोगों ने भी किया, हम वहाँ तक जाकर आए। दूसरे लोग, हम जो कुछ कर सकते थे, असल तो है ना, हम सिर्फ करने का मुकल्लफ है कि आपके ऊपर जुल्म हो रहा था, कोई आपकी शरीयत में मुदाखलत की जा रही थी, आप क्या कर रहे थे, तो हमने ये काम किया, हमने अपनी हुज्जत तमाम कर दिए। अब रिजल्ट देने का काम अल्लाह ताला के, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात से उम्मीद रखते हैं, अच्छी उम्मीद रखते हैं कि अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, अगर ये कुछ नेगेटिव रिजल्ट आ भी गया तो हम इसके बारे में सोचेंगे कि अल्लाह ताला हमें अभी और कोई आजमाना चाहता है, हम इंशाल्लाह इसको आगे और चैलेंज करेंगे, हम बैठ नहीं जाएंगे, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हम सुप्रीम में जाएंगे, जो कुछ कर सकते हैं, जो कुछ मुसलमानों के हाथ में है, जो कुछ कानूनी लोकतांत्रिक जराए हमारे हाथ में, वो तमाम जराए का हम इस्तेमाल करेंगे। हम सड़कों पर भी उतरेंगे और तमाम जराए का इस्तेमाल करके इस कानून को रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया वाशिफ भाई वक्त देने के लिए। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों, जिस तरीके से वाशिफ भाई ने हमें बताया कि यहाँ से गुजरात हित रक्षक कमेटी की टीम जो वहाँ पर दिल्ली गई थी, वो सिर्फ इसीलिए नहीं गई थी कि दुनियावी ज़िंदगी के अंदर मदाखलत हो रही है, लेकिन आखिरत और शरीयत के मामले में भी मदाखलत हो रही है और शरई कानून से भी कहीं ना कहीं तरीके से रोका जा रहा है। इन सब बातों की मुखालिफत के लिए वहाँ पर गए थे और इन्हें पॉजिटिव जवाब भी वहाँ से मिला हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या मामला होता है। तो मैं मजहर शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।